5 मिनट के रुको, सारे बच्चे आ जाए। पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं आप लोग का? चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का। एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए, बच्चे अभी आ ही रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट रुकिए जरा। निदा, तुम शुरुआत से क्लास ले रही हो कि अभी स्टार्ट किया तुमने? निदा। हाँ, गुड मॉर्निंग। निधि। तुम्हारी अब तुम कुछ लोग की आवाज हम पहचान गए हैं कॉल पे। चलिए अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्लास 10th के बच्चे थोड़ा अवेयर हो गए, अब मजा आता है। सारे बच्चे 30+ हो जाते हैं। अभी एक दो लोग और आ जाएंगे। कल भी 32 लोग हो गए थे, आज भी 30 हो गए। इसका मतलब बच्चे सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कल, हाँ, मैंने कल रिडॉक्स पढ़ा रहा था और मैंने बोला था कि इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज एक ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जिक्र ना किया हो, लेकिन फिर भी वो रिडॉक्स का ही एग्जाम्पल हो। एक सेकंड के रुक जाइए, हम एक एग्जाम्पल देख लें जरा। कोई एग्जाम्पल अच्छा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आवाज क्लियर नहीं आएगी तो ही बता दीजिएगा, विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होगा तब भी बता दीजिएगा। और एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि जैसे इस गूगल मीट पे एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं क्लास ले रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। लेकिन मेरे मोबाइल में एक ऐप है ए टू जेड स्क्रीन रिकॉर्डर, उससे मैंने उसको ऑन कर दिया है, तो जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मेरी वॉइस और ये कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सारा रिकॉर्ड मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। बाय द वे, किसी का भी क्लास ऐसा है जो छूट जा रहा है या स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पा रहा है, वो जाकर के देख सकता है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है कि जब इसको अपलोड मैंने किया, वैसे से ये क्लास आधे घंटे की रहती है ना, तो काफी लंबा 1 GB या 2 GB या 1.5 GB का ये पूरा यूट्यूब का वीडियो बन जाता है। तो उसको हम वाईफाई से अपलोड करते हैं, ऐसे अपने मोबाइल के नेट से अपलोड करेंगे तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, 1 ही GB मिलता ही है। तो उसको वाईफाई से अपलोड करते हैं, तो आप लोग को हम लिंक भेजेंगे, आज ही भेजेंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो पिक्चराइजेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्लियर नहीं आ रही है। अगर फिर देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना, आज लिंक भेज देंगे आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं रिडॉक्स का। रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस, एक आपका है Cl2 क्लोरीन गैस। देखो, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की हम डिमांड वांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका सल्फर अलग हो जा रहा है और प्लस आपका बन जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ इस रिएक्शन को पहले आप ध्यान से देखो और आप मुझे बताओ कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था क्या कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो H2S है और H2S से जो यहाँ पे
एस बन रहा है, मतलब कि सल्फर बन जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या रिमूवल है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन का रिमूवल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक। और अगर Cl2 को हम देखें, तो Cl2 से आपका बन रहा है 2HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ, नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, उल्टा बोल दिया ना। हाँ, ठीक है। आज 33 लोग हो गए हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, पहले आपका H2S है। अब H2S में क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को सल्फर के साथ क्या किया है, कंबाइन किया हुआ है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करते वक्त जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर ले रहा है, सेपरेट कर ले रहा है, तो सल्फर क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे तो रिएक्शन सिंपल दिख रहा है कि आपका अगर हाइड्रोजन निकल रहा है ना, रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पहले सल्फर क्या कर रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन किसी के साथ पार्टनरशिप में किया था। यहाँ पे क्या है, सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, रीगेन कर लिया है। ठीक है ना। तो हाँ सही है, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को शायद कल बताया था। एक मिनट रुक जाइएगा, देख रहे तो हम, लग रहा है हट गया। इस पेज पे पढ़ाते हैं वो गायब हो जाता है। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ बेटा बोलो। हाँ वही मैं सोच रही हूँ ना, क्या करें एक्चुअली कल दिमाग है ना, दिमाग दिमाग भूल जाता है सब। पढ़ाते पढ़ाते जो है एकदम दिमाग जो है घूम जाता है। ठीक है। तो हाँ वही मैंने बोला होगा कि अगर गेन होगा तो आपका क्या कहते हैं, रिडक्शन होगा, और अगर लॉस होगा तो आपका जो है ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। और हाँ एक चीज यहाँ पे ये भी है, वो आवाज, अब वॉइस क्लियर नहीं है क्या प्रियंका, सोनिया? तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है भाई तुमको? सिस्टर, श्रुति, श्रुति, श्रुति नहीं है क्या, आवाज नहीं आ रही है? तो मैंने अभी वीडियो पॉज किया हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। वो मैंने खुद ही पॉज किया है। अभी हम ओपन कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। पहले बताओ वॉइस क्लियर है कि नहीं? और जानती हो श्रुति, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, तुम्हारी वॉइस फंस के आ रही है, बल्कि हम लोग की क्लियर हो रही है। तुम किसी ऐसी जगह बैठे ना जहाँ नेटवर्क एरिया सही हो थोड़ा, कमरे के अंदर बैठी हो एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, आगे बढ़ रहे हैं। हम्म, चलिए, अब इमेज क्लियर दिख रही है? हाँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं। हाँ, अब मैंने जैसे पहले वाला तरीका बताया था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, उसको एजेंट दूसरा कर देना। मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एजेंट कौन सा होगा, ये आपका होगा रेड्यूसिंग एजेंट। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होती है, जब कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होती है, तो किसी ना किसी को रिड्यूस करके ही ऑक्सीडेशन
क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कौन सा एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। अगर आपसे इसमें कोई पूछे कि इसमें आपका रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आपका H2S हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। एक बात हमेशा जानना याद रखना कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि H2S अगर यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट है तो हर रिएक्शन में रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी होंगे जहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। मतलब ये कैटेगराइज़ कर देना कि ये रेड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कुछ एलिमेंट्स के लिए होता है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन ही है, तो H2 को 99% जो है रेड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, क्योंकि H2 क्या है, हमेशा रिड्यूस करने का काम करता है। लेकिन किसी-किसी कंडीशन में वो जो है अपनी प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकता है। तो कहने को तो कुछ परसेंट में कह सकते हो कि हाँ, ये 100 में से 90 रिएक्शन रिड्यूसिंग का दे रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, या ऑक्सीडाइजिंग का दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक कंपाउंड या एक एलिमेंट कभी भी हमेशा 2 तरह बिहेव कर सकते हैं। रिड्यूसिंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे आपकी क्लास में जो है 3-4 आपको एग्ज़ाम्पल दे, जैसे H2 हो गया ना, तो आपको उससे आपको रिड्यूसिंग एजेंट ही कंसीडर करना है। 99% वो रिड्यूसिंग ही रहता है, 1% में आपको दिख जाएगा ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन हमेशा वो रिड्यूसिंग होता है। तो इसमें क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आपका H2S है। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है, तो यहाँ पे Cl2 क्या है, देखो H के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये H2 जो है ना, ये आपको कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट हमेशा जो है आपको इस साइड देखना है, कभी इस साइड मत जाइएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट में आपको एजेंट नहीं देखना है, ठीक है ना? प्रोजेक्ट में आपको एजेंट देखना ही नहीं है, आपको एजेंट इधर ही देखना है, इधर ही मिलेगा भी। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान से सुनना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो आपका, वही सबस्टेंस क्या होता है, रेड्यूस होता है। आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा सबस्टेंस रेड्यूस हो रहा है, तो आपका Cl2 क्या है, रेड्यूस हो रहा है। ये रेड्यूस होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S क्या कर रहा है, H2S आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना? जो सबस्टेंस रेड्यूस्ड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सबस्टेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? एक बार एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, आप इसे घर पे जा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है? जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन, इसको हीट करने पे जो है आपका बन रहा है, जिंक अलग हो जा रहा है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक साथ हो जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है कि ये इस रिएक्शन को, इसमें कहाँ पे ऑक्सीडेशन है, कहाँ पे रिडक्शन है, कौन सा क्या एजेंट है, आप इसे फाइंड आउट करिएगा। फाइंड आउट करके देखिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? नहीं आएगा बच्चा तो आपकी मैम जिंदाबाद, दोबारा फिर बताएंगे, ठीक है? अब आपका एक लास्ट टॉपिक है और फिर हम कह रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्सेस में क्वेश्चंस हैं उसका एक कॉपी बना के उस पे आंसर लिख डालो, क्योंकि बेटा वही आंसर्स आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा। अगर चाहते हो साइंस में नंबर अच्छा आए तो एनसीईआरटी का एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन, हम तो फेयर कॉपी में एक कॉपी एनसीईआरटी की बना करके उसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को लिख के आंसर लिख लो, जो ना आए वो पूछ लो, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा और क्वेश्चंस उसी में से घुमा के पूछते हैं। श्रुति, तुम्हें याद है पिछली बार एक पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेविटेशन से, क्लास 9th में, तो आपने मुझसे पूछा था कि अगर मून जो है, मून और अर्थ के बीच की ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एनसीईआरटी में भी नहीं मिला था, लेकिन बेटा अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर ओपन करके देखेंगे तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो ग्रेविटेशन का पहला पेज है, उसमें ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ, हम लोग देखिए एनसीईआरटी, हम लोग भाई अगर हम एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएं, कोई भी किताब हम लाइन बाय लाइन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे, वो आपका काम है। एक बार मेरे कहने पे आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, सारे बच्चों से हम कह रहे हैं, बेटा सब लोग एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लो,
और इस बात की गारंटी मैं 100% से भी ऊपर की गारंटी दे रही हूँ कि आपका एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा अगर आपने एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ के गए तब, क्योंकि बच्चा उसी में से घुमाएगा। और कई ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं सैंपल पेपर में, जो एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है ना कि उसको आप एक बार रीड करोगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा, आप दोबारा रीड करोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझसे छूट गया था, फिर तीसरी बार रीड करोगे फिर आपको कुछ नया मिलेगा। मतलब हर बार पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से आपको पता नहीं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उस बुक में ये खासियत है एनसीईआरटी में। तो एस चंद को अगर आप एक बार ना प्रिफर करें, आप छोड़ दें, तो काम चल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन, और एस चंद से हम इसलिए हेल्प लेते हैं क्योंकि एस चंद की लैंग्वेज सही है और आपको डाटा थोड़ा अच्छा मिल जाता है, बस ये है। लेकिन अगर नोट्स पढ़ने के बाद एक बार आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और आपको, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ अधिक सीखने को जरूर मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, कोई छोड़ेगा नहीं उसे। चलो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, लास्ट है कोरोजन और रेंसिडिटी। इतनी बार ये आ चुका है ना, मुझे लगता है इस साल नहीं आएगा, लेकिन आप लोग फिर भी पढ़िएगा। ये हर साल एक नंबर में, मतलब हर बार रेंसिडिटी क्या है, या कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा रेंसिडिटी और कोरोजन में क्या डिफरेंस है। तो हाँ, तो ये आपका जो है हमेशा पूछता है कोरोजन और रेंसिडिटी में क्या अंतर है। तो कोरोजन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है कोरोजन, ऐसे ओरली हम बता दे रहे हैं। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल मॉइस्चर की वजह से या किसी एयर से रिएक्ट करने की वजह से या किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से अपने आप को ग्रेजुअली क्या करता है, ईटन अप कर लेता है या खत्म कर देता है। ठीक है ना, जैसे अपने आप को धीरे धीरे क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। कोई भी चीज अगर लगातार किसी से रिएक्ट करेगी तो आने वाले समय में उसका जो क्या कहते हैं आउटपुट होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब भी कोई भी मेटल किसी भी चीज से रिएक्ट करता है, चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो धीरे धीरे अपनी जो पावर होती है, अपनी जो कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज करता है, ग्रेजुअली वो खत्म होने लगता है या डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसी को हम जो है कोरोजन कहते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि कोई भी मेटल अगर एयर से रिएक्ट कर रहा है या मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा है तो बनाता क्या है। तो आप सिंपल से जानते हो कि आपके एयर में, आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस है। कोई भी चीज अगर आपके एयर से या आपके मॉइस्चर से रिएक्ट करती है तो मतलब वो हमेशा जो है एक ऑक्सीडेशन का फॉर्म बनाएगी, एक ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल तैयार करेगी। ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आपने लोहा ले लिया, आयरन जिसको आप आयरन कहते हो, अगर आपने आयरन का रिएक्शन जो आपका Fe है, उसका रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन से करा दिया, ठीक है ना, O2 से करा दिया, तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा Fe2O3। ये आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है। तो जब लोहे का दरवाजा लगवाते हैं ना हम लोग अपने घर में, तो जब उस पे बारिश का पानी पड़ता है, धूप पड़ती है, बाहर के एनवायरनमेंट का मॉइस्चर पड़ता है, तो उस पे जंग लग जाती है। तो जब जंग लग जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया है जिसको हमने बोला रस्टिंग। ठीक है ना। रस्टिंग क्या होती है, एक सेकेंड मैम, जिंक ऑक्साइड का जेडन में रिएक्शन हो रहा है। अच्छा अच्छा, अमृता आप इस जिंक वाला आप आंसर खुद लिखो बेटा, कल हम देखेंगे, अभी नहीं। तो ये आयरन जो होता है ना वो रस्टिंग का होता है, सॉरी, जो आयरन का जब आयरन का कोरोजन होता है ना तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, रस्टिंग। ठीक है ना। तो मतलब रस्टिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कोरोजन के अंदर ही आता है, और हर तरह के मेटल का खत्म होना कोरोजन कहलाएगा। पर अगर मेटल आयरन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। ये रिएक्शन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, इसका कंप्लीट रिएक्शन ये होता है, 4 आयरन प्लस ऑक्सीजन गैस और प्लस वाटर। बहुत बच्चों ने पूछा था कि मैम आपने एक्स क्यों लिखा है बीच में, तो बेटा एक्स का मतलब बस इतना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमें ये पता नहीं है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, डजन मैटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 एज यू विश, लेकिन आप लिख मत दीजिएगा कि 2H2O है, 3H2O है, 6H2O है, ये मत लिखिएगा, आपको एक्स ही लिखना है, बिकॉज वाटर का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्लियर नहीं है। ठीक है। तो ये आपका जो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। हाइड्रेट
लिख दे रहे हैं हम हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है ना। अब ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? दो चीज आपको मिलेंगे आपके साइंस में। एक होता है आपका एनहाइड्रस, एक होता है आपका एनहाइड्रस और एक होता है आपका हाइड्रेटेड। दोनों में अंतर क्या है? हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना और एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा देना। याद रखिएगा। अगर लिखा हुआ है FeSO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 6H2O या जो भी लिखा है, अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है तो हम बोलेंगे हाइड्रेटेड कंपाउंड। लेकिन अगर मैंने इसको हटा दिया तो मैं बोलूंगी एनहाइड्रस कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर ऐड है इसलिए मैंने बोला हाइड्रेटेड आयरन। ठीक। अगला है आपका रेंसिडिटी। तो हमको लगता है रेंसिडिटी सबको पता होगा कि आपके जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई भी खाने वाने की चीज़ जब वो मतलब उसमें फैट और ऑयल हमेशा प्रेजेंट रहता है तो वो कई समय के बाद उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आती है जो उसके टेस्ट को खराब कर देती है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन अ फूड एंड ऑयल्स व्हिच हैव बीन केप्ट फॉर कंसिडरेशन। मतलब ये कि आप अगर उसे ध्यान से कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ बनाओ, कोई भी खाना बनाओ तो उसमें फैट और ऑयल हमेशा प्रेज़ेंट रहेगा और फैट और ऑयल एक समय के लिए रहता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है तो उसके मतलब एक खाने से उसे एक बेकार सी स्मेल आने लगती है। और आपने देखा भी होगा कि आपके घरों में जब खाना वाना बनते हैं तो कुछ समय के बाद वो खराब होने लगता है। तो वो ही अनप्लीजेंट स्मेल है, उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका खाना खराब ना हो तो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो टेम्परेचर से भी खाना खराब नहीं होता, या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर देते हैं जिससे कि खराब नहीं होता। अब एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपने देखा होगा कि घरों में, आपके घरों में जब वो बनता है अचार-वचार बनता है ना, तो लोग उसमें नमक का यूज़ कर लेते हैं। तो नमक एक तरह का एजेंट की तरह काम करता है, वो कीड़े-मकोड़े नहीं लगने देता, वो खराब नहीं होने देता, ठीक है? बीच-बीच में लोग क्या करते हैं घर में, लोग उसको धूप दिखा देते हैं कि उससे स्मेल ना आए। ये सब करती है ना मम्मी लोग अपने घर में, तो वही सब चीज़ें हैं, उससे चाहते हैं अनप्लीजेंट स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक? या फिर नाइट्रोजन गैस का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें हैं रेंसिडिटी को रोकने के लिए। और सबसे अच्छा ये है, और ये एक चीज़ और, जैसे पैकेट्स में हम लोग खाते हैं ना, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया या कोई भी चीज़ आ गई, तो जब मतलब हम लोग उसको पैकेट में लाते हैं ना तो उसमें गैस भर दी जाती है जिससे कि वो चीज़ें जल्दी खराब ना हो। तो यही है आपका मतलब डेंसिटी और आपका कोरोजन, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो एक रिवीजन था वो मैंने दे दिया है। बाकी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी तुरंत, जो भी बोलना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आदर्श, आदर्श पिक कौन सी सेंड करना है बेटा? कौन सी पिक सेंड कर दें? अपनी? अरे जी, ये बात करने के लिए आपको लास्ट में हम 2 मिनट देंगे, आप परेशान मत होइए। आप जा रहे हैं क्या छोड़ के क्लास? आदर्श, आज खाना नहीं खाए हो क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ श्रुति बोलो, क्या बात? हाँ, अनरिएक्टिव भी होता है और तुमको पता ही है कि नॉन मेटालिक स्टेट में है, तुरंत हार्डली रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर ऑक्सीजन या कोई और, जैसे मान लो ऑक्सीजन नहीं भर सकते, पहली बात क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है फ्लामेबल गैस है, थोड़ा सा भी, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कहीं पर भी आग लगा सकती है कि नहीं? सपोर्टिव है, फायर के लिए सपोर्टिव है। ऑर्गन, ऑर्गन, ठीक है ना। तो हाँ,
जैसे क्या होता है कि जितनी भी गैसें तुम्हारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, ठीक है ना? जितनी भी गैसें तुम्हारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर रिएक्शन के ऊपर देखा जाए, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उस हिसाब से देखोगे तो जो तुम्हारा पहले हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन गैस एक ऐसी है जो मॉइस्चर गेन करती है। मॉइस्चर गेन मतलब कहीं पर भी रहेगी, अगर ऑक्सीजन की हवा लग गई तो वो चीज़ मतलब वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, ऑक्साइड हो जाएगी अगर हाँ, तो उसे खराब कर देगी तुरंत। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, वो भी यही काम करती है, वो भी प्रिज़र्व करने का काम करती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक तरह का हीट पाया जाता है, ठीक है ना? एक हीट पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो होती है, आपके एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, नियर अबाउट 79% नाइट्रोजन। और दूसरी चीज़ ये इसकी खुद की क्वालिटी हाँ, नाइट्रोजन 70 हाँ, किसी तरह सही है जैसे जैसे मैं तुमसे बोला कि बेटा हीलियम जो है फ्यूल के लिए बहुत अच्छा है हीलियम क्योंकि सन की एनर्जी आपको हीलियम से मिलती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है लेकिन आप मतलब मुझे बताओ अगर इन्वॉर आपके इस पूरे अर्थ पे पेट्रोलियम और ऑयल कोल और जितनी भी चीजें हैं मिनरल्स अगर सब कुछ खत्म हो जाए और सन से आपको हीलियम लेकर के आना हो तो क्या ये पॉसिबल है मैं ये कह रही हूँ कि आर्गन का यूज कर सकते हैं लेकिन बेटा क्योंकि आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में जो नोबल गैस है वो 0.00 पता नहीं कितने कम है बहुत कम है 0.02% के नियर अबाउट आपके नोबल गैस है वो भी सारी ऐसा नहीं है कि केवल एक की बात हम कर रहे हैं आपकी जितनी भी 8 या 9 गैस है जितनी भी गैस है नोबल गैस वो कुछ ही परसेंटेज में है आपको कहीं कहीं वो चीज मिलेगी हर जगह नहीं मिल जाएगी ठीक है ना? तो ये मानते हैं आपके हीलियम और ये जो तुम्हारा बल्ब होता है, उसमें ऑर्गन गैस भरने का बस सिंपल सा रीज़न यही देता है कि वो अनरिएक्टिव भी होता है और एक चीज़ ये भी है कि एक एक होता है ना कि सिचुएशन क्रिएट कर देना, जैसे नाइट्रोजन में क्या है कि आपके बल्ब में आपको पता है टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन देखा है कभी? हाँ, तो टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। तो मेटल्स को भी ध्यान में देखो ना 1 मिनट बेटा 1 मिनट, 1 सेकंड। हाँ, मेटल्स को भी ध्यान में देखो। अभी तक तो मैंने इसका रीज़न यही देखा है कि अनरिएक्टिव होने की वज़ह से ऑर्गन बढ़ते हैं। लेकिन हम एक बार फिर देखेंगे कि अगर एक्सचेंज कर तुम्हारा फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है। अच्छा तुम आज जा करके टंगस्टन ढूँढना पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू। टंगस्टन टी से नहीं होता है, ध्यान देना। ठीक है? हाँ, टी से नहीं होता है वो डब्ल्यू से होता है। उसको जाकर के सर्च करना और कल मुझे बताना कि किस ब्लॉक में तुमको मिला। ठीक है ना? उसको ढूँढना जा करके। तुम टंगस्टन के बारे में पहले पढ़ो गूगल पे जाकर के कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है। ठीक है? तब आपको आराम से समझ में आएगा। और एक चीज़ और, अपने डाउट्स जो है अगर आपसे हो पाए तो आप लोग अपने डाउट्स को एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो शाम तक। जैसे कि कल क्लास लेंगे, कल तो क्लास है ही? नहीं है ना? पता नहीं। तो जब भी आप हाँ, तो जब आपकी कल क्लास होगी तो हम क्या मिल गया? वेरी गुड देखो अब तुम्हें याद हो गया ना एक क्वेश्चन तुमने तैयार कर लिया ठीक है अब टंगस्टन के बारे में तुमसे कहीं पूछेगा तो डी ब्लॉक में तुमको मिल जाएगा हाँ डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो इसीलिए तो कहते हैं ना जैसे हनुमान चालीसा पढ़ती हो सुबह सुबह उठ के वैसे ये भी पढ़ लिया करो देती रहोगे डेली तो एलिमेंट्स याद हो जाएगा एक बात तो है कि आप लोग के ग्रुप में सिर्फ लड़कियां बोलती हैं बॉयज की आवाज निकलती ही नहीं है सारे बॉयज खाली चुपचाप सुनते हैं अनूप को भी तो कंफ्यूजन भी नहीं है अवनीश को भी कंफ्यूजन नहीं है आयुष भी हैं जतिन भी हैं सब बच्चे ऐड हैं लेकिन इन लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहती ये सब महान आत्मा है
क्लास 9th में नमिता मैम पढ़ा दी हैं तो ये लोग अब बन गए हैं एकदम अच्छे खासे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। विनय को भी कोई दिक्कत नहीं है, तन्नू भी नहीं कुछ बोलती है, शशांक भी नहीं कुछ बोलता है, ये लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। इन लोगों को सब आता है, अच्छी बात है, सब आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब 11 से ऊपर हो गया, मेरा नेक्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है ना, क्लास ओवर करते हैं। हाँ, जो डाउट होगा अपना व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। क्या हो गया? एनसीईआरटी क्वेश्चंस एकदम, हम तो कहेंगे आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसी से सवाल मुझसे पूछ लो कि मैम इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ लो कि जब मुलाकात मेरी और आपकी होगी ऑफलाइन, तो मुझे बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को हैंडल करने में, समझ लो। इस बार साइंस का नंबर कम नहीं करना है। मुनीष सर कहते हैं कि अरे साइंस में तो नंबर बड़ा कम हो ही जाता है, इस बार उनका नंबर हमको क्रॉस करवाना है, मैथ से ऊपर ले जाना है। बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, चलिए, अच्छा, ओके, गुड डे। ओके, गुड डे। गुड डे। गुड डे। गुड डे बेटा। गुड डे। गुड डे। हाँ, ओके, ओके। ओके, ओके।